अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं। आज बहुत ही बड़ा दिन मनाया जा रहा है, बड़ा अहम दिन। लोगों को आमतौर पे इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसकी आगाही उस तरह से नहीं है। आज हुकूक मिल्कियत दानिश यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की इब्तदा आलमी तंजीम बराए हुकूक दानिश ने साल 2000 में की थी और इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक दानिश के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर जो है उसे उजागर करना है। बिल्कुल ऐसी, जैसे आपने कहा ना कि लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, फिर लोग बाद में नुकसान भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है उठा रहे होते हैं। इसका मकसद यह है कि दुनिया भर में तख्लीकी सरगर्मियों की तरवीज हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूक दानिश का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और पाकिस्तान में भी इस मकसद के लिए इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक मिल्कियत दानिश पाकिस्तान मौजूद है, जबकि हाल ही में इदारा जो है मुल्क में IP राइट्स की वर्जी को रोकने के लिए तमाम शराकतदारों की बामी मुशावरत से नेशनल प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। IP राइट्स की अहमियत के पेश नज़र मुख्तलिफ इदारों में रवाबत को फ़ॉल बनाया जा रहा है ताकि बाहमी इश्तराक से ऐसे मनसूबों पर काम जारी किया जा सके जिनसे तख्लीक और इजादात में मसरूफ़ अमल अफराद की तख्लीकात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। आपका आइडिया ही चोरी हो गया, आपका नाम है, आपने कोई नाम रखा है, आपने किसी नाम से कोई काम शुरू किया है तो वो आपका नाम चोरी करके हमजा कुछ खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये कि आपके हकूक उसमें क्या आप कल को क्लेम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। खैर, इस पर बात करेंगे कि ये चीज़ है क्या, दिन मनाने का मकसद क्या है। साबिक DG हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर शाहिद हामिद सरोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से सर क्या मुराद है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कितना ज़रूरी है? असल में इसको शेक्सपियर की जो डेथ एनिवर्सरी है उससे रिलेट किया जाता है। तो इनिशियली तो इसको बुक राइट डे के हवाले से मनाया जाता था, लेकिन लेटर ऑन फिर इसमें ऐड किया गया कॉपीराइट डे भी। तो अब वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां मैंने कहा कि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन और एकेडमिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी बात की जाती है। वहाँ हम ये भी साथ जो दूसरे एरियाज हैं जो जहाँ इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन मौजूद है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बेसिकली तो ये अवेयरनेस का एक पैगाम होता है इस दिन के हवाले से कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो इस हवाले से ये काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि उन लोगों के लिए भी पैगाम दिया जाए ताकि वो अपने राइट्स को प्रॉपरली वो संभाल सकें और अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हिफाजत के लिए दुनिया भर में अब तक क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? क्या इस हवाले से कोई काम भी हो रहा है? जो कॉपीराइट का इशू है सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, इसलिए इसको वर्ल्ड लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो इशू था ये जो 19वीं सदी में ये ज्यादा आया क्योंकि उस वक्त अब तो जो इंटरनेट का पीरियड है, लोगों के अंदर शऊर भी बेहतर है और एक्सेस भी आसान है। फिर AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको और ज्यादा आसान किया है, इसको डिटेक्ट करने में। अगर कोई कॉपी कर रहा है, जैसे आजकल आप YouTube पे देखते हैं कि अगर कोई कॉपी करके ऐड करता है तो वो फौरी तौर पे उसको डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें बैकएंड पे एल्गोरिदम जो काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वो उसने काफी ज्यादा इजी किया है इस प्रोसेस को, ताकि लोगों तक ये पैगाम और प्रोटेक्शन जो है लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से की जा सके। जी, ज़रा ये बता दीजिएगा कि हम देखते हैं कि एक किताब होती है, असल में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, पायरेटेड कॉपी उसकी मिल जाती है, अगर आप चले जाएं उर्दू बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगी। आमतौर पर निसाबी कुतुब की पायरेसी पर यह एतराज़ किए जाने पर इस अमल के दिफा में ये कहा जाता है कि ये तो इल्म है, इल्म पर किसी की इजारादारी नहीं है। क्या ये दलील तस्लीम की जा सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि जहाँ आप मैंने अगर एक साल लगा के एक किताब लिखी है और उस किताब की मुझे रॉयल्टी मिलनी है और मुझे उसका हक मिलना है, तो वो मेरी इजाज़त के बगैर और पब्लिशर की इजाज़त के बगैर उसको कॉपी करके आप बेचना शुरू कर दें तो वो सरासर नाइंसाफी और गलत बात है, और लीगली भी गलत है, अखलाकी तौर पे भी गलत है। इल्म रुक तो नहीं रहा, प्रोसेस तो नहीं रुक रहा, आपकी अशात तो नहीं रुक रही। सिर्फ बात यह है कि आप उस बंदे से और उस अदारे से खरीदें जिसकी वो मलकियत है, तो हकूक जिसके पास है उसके पास वो रहने चाहिए, और उसी से इजाजत, अगर वो पब्लिशिंग भी करे तो उसकी इजाजत से वो पब्लिश करे। डॉक्टर साहब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान इस हवाले से अब तक क्या इकदाम कर चुकी है और क्या कोई हिकमत अमली भी तश्कील दी गई है जिससे पाकिस्तान में हुकूक मिल्कियत दानिश की तरवीज हो सके, तरतीब दिया जा सके, इनके तहफ़्फ़ुज़ हो सके? इसका मैं समझता हूँ कि IPO ने जो काम किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो प्रोसेस है उसको आसान किया है। यानी आप अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
को आप रजिस्टर जो करवाना चाहते हैं उस प्रोसेस को आसान किया, जिससे लोगों को आसानियां हुई हैं। और वो जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी प्रोटेक्शन एक बन जाती है, और अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो कोर्ट में ले जाना उसको आसान होता है। लेकिन इसमें जो अहम बात है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने की जरूरत है, जिसमें कुछ अर्सा उन्होंने काम किया भी है, जो अभी रुका हुआ है, वो है अवेयरनेस कैंपेन। ये कॉन्टिन्यूस फैक्टर है। जहां जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन है वहां आईपीओ को साथ लेके उनको चलना चाहिए। ये अवेयरनेस का एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, ज्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहिए उन्हें, और ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन रन करनी चाहिए। जो शऊर जो है जितना ज्यादा बेहतर होगा, ना सिर्फ ये है कि लोगों को अपनी प्रोटेक्शन बेहतर होएगी, दूसरों को भी एहसास होगा कि वो इसकी वायलेशन ना। ठीक है सर, ये कौन से इदारे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से डील कर रहे हैं, और वो उनकी कारकर्दगी कैसी आप देख रहे हैं? मुतमईन है, क्या इत्मीनान बख्श कारकर्दगी है उनकी? जो एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको इंटरनेशनली भी देखती है, जिसको हमें हमारे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली भी हमारे जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हम कहाँ इसको फाइट कर सकते हैं। अगर दुनिया में पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जो कंट्रीब्यूशन है जिसको हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उसको यूज़ करते रहे हैं। तो हमें एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पता होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में भी अब अदारा प्रॉपरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से वो काम कर रहा है, और उसमें तमाम जो हमारे सूबे हैं उनमें उनके दफातर मौजूद हैं, और प्रॉपरली वहाँ चीज़ें आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने लोगो से लेकर, अपने कोई सॉफ्टवेयर से लेकर, अपने किसी डिज़ाइन से लेकर, हर चीज़ को आप वहाँ अपने रजिस्टर करवा सकते हैं और पेटेंट भी करवा सकते हैं। बात कर रहे थे अवेयरनेस की, आगाही की। पाकिस्तान में क्या कारोबारी अफराद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई आगाही है, और ऐसे मुकदमात जब अदालतों में जाते हैं तो क्या कोई रिस्पॉन्स भी मिलता है, नतीजा निकलता है? ये एक अहम सवाल है। बेसिकली मैंने जैसे अर्ज किया कि शऊर में बेहतरी आई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बिजनेस में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्री है, ना सिर्फ वो आपकी बिजनेस की जो इंडस्ट्री है वो, बल्कि जो दूसरी जो आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री है वहाँ से लेकर इवन एकेडेमिया के अंदर भी अब चूंकि लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, और उसमें उनकी अपनी ओनरशिप किस तरह से उसको उन्होंने महफूज करना है। तो एक तो ये है कि लोग उसको टाइमली, एक तो वहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम अगर फर्ज करें मैंने एक अच्छी चीज़ बना ली है, मैंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया है, और मैंने दिन रात उस पर मेहनत की है, और मैंने एक टाइम और वक्त उस पर लगाया है, और उसके बाद मैंने उसको वो सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया है। लेकिन अगर मैंने उसको अपने रजिस्टर नहीं करवाया प्रॉपरली, तो वो मेरे लिए मैंने उसको ओपन कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आपने ओपन कर दिया, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आप कहीं पर क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद हामिद सरोया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। अच्छा विशाल, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम जो कल भी हारते हारते जीत गई। पाकिस्तान ने फैसला कुन मार के में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर T20 सीरीज़ तो अपने नाम कर ली, लेकिन ये अपने नाम की किस तरह से, इस पर भी बात कर लेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। हाँ जी, हदफ के ताकुब में जो जिम्बाब्वे की टीम है, जब उन्होंने आगाज़ किया तो ऐसे लग रहा था जैसे कि 200 का टारगेट है, और ये 200 का टारगेट भी अचीव कर जाएंगे। जितना वो बेहतरीन खेल रहे थे, पिच तो अक्सर हमें मुख्तलिफ नजर आई जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी और जब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की। और इशाल भी पूछ रही थी, जब पता है ये सब होना है तो मैच देखते क्यों हो? इरफान से भी यही सवाल किया, मेरे से भी यही सवाल किया, तो इरफान से यही सवाल करते हैं कि इरफान पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं ना कि ये हम मैच क्यों देखते हैं जब हमें पता होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना। इरफान का मुझे कल मैसेज भी आया था जैसे ही मैच खत्म हुआ। मैंने कहा आपको बता दें कि ये तो होना ही था ऐसे ही। देखें, इसमें आपको विक्ट्री के पीछे कभी भी अपनी, जैसे लास्ट टाइम में हमने बात की कि आपको अपनी मिस्टेक को ओवरलुक नहीं करना। काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आए अनफॉर्चुनेटली। जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज़ के ऊपर हम एक जो खुशियाँ मना रहे थे, कहते थे कि हम शायद बहुत बड़ी टीम बन गए हैं, वो हमें रियलाइज़ हुआ कि साउथ अफ्रीका की वाकई B या C टीम थी। ये आपने जो विक्ट्री ली कोई ऐसे नहीं ले ली, आपको बहुत कमाल टीम नहीं बन गए, आपके अंदर अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स आपने देखा कि 2-3 हैं। आपका टॉप ऑर्डर चलता है, टॉप ऑर्डर के अंदर
एक बाबर के ऊपर जो क्रिटिसाइज बनता था और हो रहा था वो कल भी वैलिड था। देखें, बाबर हमारा नंबर 1 प्लेयर है, उसने कल एक और अचीवमेंट हासिल कर दी, किसी को डाउट नहीं है कि उससे पाकिस्तान में बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन T20 के अंदर उसकी स्ट्राइक रेट बॉदर कर रही है पाकिस्तान को। और मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर बाबर इस स्ट्राइक रेट का किसी और टीम के साथ खेल रहा होता तो पाकिस्तान कल बाबर की वजह से मैच हार गया था। तो वजह कि कप्तानी का प्रेशर उन पर ज्यादा हो रहा है, इस वजह से वो इस पर लड़खड़ाहट का देखिए, मैंने से कहा कि बाबर नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल नो, लेकिन आपका देखिए कि जो रिजवान थे उन्होंने 45 बॉल पे 50 की, नेक्स्ट उन्होंने 15 बॉल के ऊपर 42 किया। अच्छा, आपने अब जब सेट हो गए तो आपने स्ट्राइक रेट को एनहांस बाबर आउट हो गए, बाबर आउट भी हो गए, बाबर से हिटिंग भी नहीं हुई, बाबर कंटिन्यूसली टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेट भी बहुत हो रहे थे। ऐसे क्या करना होता है कि आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को चाहिए था कि जब वो आउट हुए, शर्जील आउट हुए, बाबर का नंबर नहीं बनता था। आपको हर गेम को सिनेरियो वाइज, टीम वाइज चेंज करके खेलना है। उस टाइम पे फखर का नंबर बनता था, फखर को तो 6 नंबर पे रखा। मैं यही बात करने लगा हूँ कि आपको लॉजिकल चलना है, आपको सेल्फिश नहीं होना। बाबर को अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं कैप्टन भी हूँ, इन सारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की मेरे ऊपर नहीं, है। ये फैसला बाबर कर रहे हैं या मिसबा कर रहे हैं? शुएब मलिक के ट्वीट के बाद बताइएगा। देखिए, अभी तो 80% जो ज़राए वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो डिसीजन पार है वो सब मिसबा की तरफ से चलती है। मैं बाबर पे ऑनस्ट क्यों ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि पीसीबी ने ये गो हेड बाबर को दे दिया हुआ है कि टीम सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये बाबर को आगे आना चाहिए कि मैंने इसको करना है। इवन जब बाबर ओपन भी कर रहा था तो यही सबका मानना था कि शायद बाबर अपने आप को हाइड करें कि नंबर 3-4 पे वो हिटिंग नहीं कर पाते, तो वो दायरे का अच्छा यूज़ करें। बट दायरे को आपने ये देखना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आप 150-60 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम हमेशा बात कर रहे हैं कि अब एक 50-60 वाली क्रिकेट नहीं रही। कल भी जो विकेट मैंने शुरू में देखी, मुझे लगा कि ये एक 180 के करीब की विकेट है, क्योंकि आप 180 करते तो मैच सिक्योर था। कल मैच सिक्योर नहीं था, ठीक है ना। वो 13वें ओवर तक तो उनका 105 स्कोर था और वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, जो उनको 8 की स्ट्राइक रेट, रन रेट चाहिए था। ये तो फिर इधर कमाल देना पड़ेगा आपके फील्डर्स को और आपके सबसे ग्रेड देता हूँ हसन अली, तो ऑब्वियसली बॉलिंग की सरफराज को। सरफराज पहले ओवर से तमाम, अगर आपको माइक की आवाज आ रही थी तो वो कहना शुरू कर दे कि बॉल को नीचे मारो, बॉल को मेरे तक फेंको, बेटा इधर ही मारनी है, बेटा इधर ही मारनी है। वो क्या बता रहा था कि बॉल को पुराना किया जा रहा था। एक और आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नजर आई कि आपके न्यू बॉल के ऊपर सारे बॉलर फ्लॉप है, सारे बॉलर फ्लॉप है। अभी आपने देखा शहीनशाह को भी इसलिए नहीं खिलाया गया, ये नहीं किया गया कि उसको रेस्ट दिया गया है। शहीनशाह को इसलिए नहीं खिलाया गया कि शहीनशाह को भी साउथ अफ्रीका में जिस तरह मार पड़ी न्यू बॉल के ऊपर एक्सपोज हुए, तो आपने देखा कि स्नैन उससे थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। स्नैन को प्रेफरेंस दी गई कल। शहीनशाह आपका जो नंबर 1 बॉलर है उसको हटा के आपने नए बच्चे को प्रेफरेंस दी। शाहीन तो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कल। हाँ, वो बैटिंग की प्रैक्टिस करने का, बॉलिंग को थोड़ा मसला आ रहा है तो बैटिंग की करे। तो ये तो सीधी मिस्टेक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने बॉल पुराना किया, ये PSL भी मैं बड़ा क्लोजली देखता हूँ, तो उसमें भी मेरे कई प्लेयर से बात होती है, तो उनसे शुरू में आउट नहीं होते हमारे बॉलर से। वो बॉल को पुराना करते हैं, क्योंकि अब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर आप उसको रिवर्स स्विंग भी कर सकते हो, उसको फिर आप स्लो वन भी अच्छी होती है, बॉल ग्रिप भी अच्छा करता है, स्पिनर के लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये आपको पुराने बॉल ने कल की विक्ट्री जिताई। आप अपने एक्सपीरियंस की वजह से जीते, स्किल की वजह से नहीं जीते आप। और अगर सरफराज ना होते तो शायद वो एक्सपीरियंस का जो फैक्टर और आप ये देखेंगे बाबर पैनिक कर गया था कल भी। हाँ जी, आप बॉडी लैंग्वेज बाबर की भी देखें, डगआउट में मिसबाह की भी देखें, सब पैनिक कर गए थे। और वो कंटिन्यूसली हर ओवर में यही कह रहे थे कि 1 विकेट दूर है, आप 1 विकेट दूर है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था ये था एक्सपीरियंस जो उसके 18-19 साल का एज ए कैप्टन उसने सर्व किया हुआ था पाकिस्तान को। वो हमें नजर आया कि उन्होंने बताते रहे कंटिन्यूसली टीम को कि बॉल पुराना हो रहा है, हम 1 विकेट दूर है, जैसे विकेट मिलेगी हम मैच पकड़ लेंगे, जबकि आपके कैप्टन पैनिक कर गए थे, इधर इनएक्सपीरियंस था। अब क्वेश्चन आता है सिलेक्शन के ऊपर। आपने इतनी स्टूपिड सिलेक्शन, आपने ठीक है आपने कहा वॉक अवे कर देंगे, जिम्बाब्वे बड़ी इजी हरीफ है, हम इसको जब चाहे गिराएंगे और बड़ी आराम सी टीम है। वो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, इतना आसान काम नहीं है, हम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है और हम आपको पूरा कम्पीट करेंगे। वो नज़र आया। फिर उसके ऊपर देखा कि आपने पहले शजील और उसको सरफराज को पहले ये समझा कि ये तो काबिल ही नहीं है टीम के। जब आप फंस गए और आपको लगा कि हमारी नौकरियां जाने लगी हैं, तो आपने फोर्सफुली उनको डाला कि भाई बचा लो। तनकीद से तो बचेंगे। हाँ, तनकीद से ही बचेंगे और दूसरा बचाएंगे भी ये। क्योंकि आपके तो आप जो ज़्यादा जिनको प्रेफरेंस दे रहे थे वो तो सारे नाकाम रहे। तो जब सारे नाकाम हो गए तो फिर आपने लास्ट होप के तौर पे इन दोनों को डाला। फिर इधर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान को जाता है। अगर रिजवान ने दोनों मैचेस में जो इनिंग्स खेल छोड़ी है, शायद उनके कैरियर की ये बेस्ट इनिंग्स है। और अगर रिजवान ये इनिंग्स ना खेलते, आपने फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क था रिजवान की बैटिंग के अंदर और हमारी पूरी टीम की बैटिंग के अंदर।
कि हम देख रिजवान रहे थे ने 1-2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी सब तो शायद देखने के लिए सिर्फ मैच गेम है। और रिजवान ने जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली, मैं तो इस चीज़ को कल देखने के बाद मजबूर हो गया था और मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट कर रहा था कि शायद इंशाल्लाह ताला साल 2 के अंदर जो टॉप रैंकिंग के जिस तरह हम बाबर का नाम लेते हैं, रिजवान उसको बहुत जल्द मीट करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक और है, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग। अच्छा, हमें इरफान ये भी बताएं कि अब हम मतलब कि जीत गए, आंखें बंद करके तो नहीं बैठेंगे जैसे आपने बात की। अब हम ये देख रहे हैं, क्या हमें मोहम्मद आमिर को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई रिटायरमेंट वापस लो, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है? क्या वो वाली जगह आ गई है? हमने देख लिया कि शाहीन से भी आउट नहीं होते हैं। क्या हमें वहाब रियाज की जरूरत है कि आखिरी ओवर्स हमारे वहाब रियाज निकाल रहे हो भारत के अंदर? कि हमें वो भी वर्ल्ड कप मोहाली का सेमीफाइनल भी याद है, 5 विकेटें याद है वहाब रियाज की। क्या हमें इन दोनों की जरूरत है बॉलिंग की खुसूसी तौर पर? जी 100% आपको जरूरत है, 100% जरूरत है। T20 के अंदर तो दोनों से बेहतर कोई नहीं है। और जिस तरह की रिवर्स स्विंग और न्यू बॉल के साथ आमिर खासतौर पे बॉल करते हैं, न्यू बॉल का तो बॉलर ही कोई नहीं है। वहाँ भी सेकंड बॉल अच्छा करते हैं, न्यू बॉल वो भी ऐसा नहीं करते, बट इसलिए बहुत नेसेसिटी है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर की हमने कंटिन्यूसली बात की, आपको शुएब मलिक की जरूरत है, तो आप प्लान कर लें। अब 3-4 मंथ ट्वीट के बाद आ रहे हैं शुएब मलिक वापस आपको आते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ चांसेस होंगे तो ट्वीट किए उन्होंने, ऐसे नहीं ट्वीट की। हाँ अच्छा, अगर हम देखें वर्ल्ड कप के अंदर हमें इमाद वसीम की अब कितनी जरूरत महसूस हो रही है पहले ओवर निकालने के लिए? जी हमने लास्ट शो में बात की थी कि इमाद वसीम आपके पिछले 3-4 साल से ODI और T20 के अंदर वाइट बॉल में विकेट्स ले रहे थे और सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। बट ग्रेजुअली ये देखा कि आपने उनको जब बाहर किया तो वो एकदम आप फिर एक्सपोज हो गए कि आपके पास न्यू बॉल का बॉलर ही कोई नहीं है। स्पिनर से आप रिलाई कर रहे थे, चले वो परफॉर्म करके दे रहा था। इमाद भी मस्त चाहिए आपको, आपने कादर को भी देख लिया, उस्मान कादर को भी देख लिया, शादाब भी चाहिए आपको। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि वो उन दोनों का एडवांटेज ये है कि वो प्रेशर पे पैनिक नहीं करते। और ये जो वर्ल्ड कप जैसी बड़े गेम्स होती है, ये तो सारी गेम ही सारी प्रेशर की है। तो ये दोनों आपको मस्त चाहिए। और 1-2 फास्ट बॉलर जैसे हमने बात की, आप इनको सारों को साथ कैरी करें, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कप के अंदर भी जो कैरी करने की पॉसिबिलिटी है वो 21 प्लेयर्स की है। तो आपके पास एडवांटेज ज़्यादा है कि आप ज़्यादा लोगों को साथ कैरी कर सकते हैं। और एज पर पिच कंडीशन, एज पर टीम, आप सेल्फिश ना हो और उसको खिलाएं। और बैटिंग के अंदर फिर मैं कहूँगा कि बाबर को एज ए कैप्टन ये रोल लेना पड़ेगा, ये ऑनर्स लेना पड़ेगा कि अगर रिक्वायरमेंट टीम की ऊपर बनती है, फ़खर की बनती है तो फ़खर को खिलाए, शर्जील की बनती है शर्जील को खिलाए। बिल्कुल ठीक। वो अपने आप को सेल्फिश ना रखे कि मैंने ही ऊपर आना है और मैंने ही खेलना है। ये T20 के लिहाज से बाबर को इन चीज़ों पे बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आएगी। बिल्कुल ठीक है। हमें आप ज़रा ये भी बताएं, हम शर्जील पे दोनों खासी बहस कर रहे थे कि शर्जील के साथ क्या होना चाहिए। कल शर्जील उस तरह से बैटिंग नहीं कर सके, हमें नज़र आया, लेकिन फील्डिंग के अंदर आपने देखा कि शर्जील के पास 2-3 दफ़ा बॉल आया, उस एफर्ट बहुत ज़्यादा किया शर्जील ने कि मेरी फिटनेस के ऊपर, कैमरे के ऊपर नज़र ना आए कि मेरी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं। शर्जील हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं वर्ल्ड कप में? देखें, अगर आपको मोहम्मद वसीम ने सेलेक्ट करके दिया था तो उसका सिलेक्शन का मकसद ये था कि 4 मैच उसको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, 3 मिलेंगे इधर। हाँ जी। वो तो आपकी इंजरी शादाब की होगी और आपने फ़खर को इंडक्ट कर लिया और आपने उसको हाइड कर दिया शर्जील को। आप 2 गेम के ऊपर कभी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर सकते। आपने 1 मैच उसको साउथ अफ्रीका में दिया, मैंने आपको पहले ही कहा था 3रा मैच शर्जील खेलेगा, शायद हमारी पहले मैच में बात हुई थी। तो क्योंकि मुझे पता था कि ये उसके साथ मैनेजमेंट नहीं जाना चाह रही, मिसबा उसको नहीं कैरी करना चाह रहे। बट आप देखें कि कल भी आपको तीनों मैचेस में से बेहतर स्टार्ट कल मिला आपको। कल आपको 40+ का स्टार्ट मिला और स्ट्राइक सब जो पावर प्ले के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 40 किया, ठीक है। तो वो शर्जील की हिटिंग की वजह से था कि थोड़ी सी बेहतर हिटिंग हुई पावर प्ले के अंदर और आपको थोड़ा सा अच्छा मिला। तो ओपनिंग स्टैंड समहाउ इतना ही होता है T20 के अंदर, 40, 50, 60 अच्छी बैटिंग ट्रैक है तो आप 70, 80 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉर्मली यही होता है और यही उसकी जॉब थी। तो शर्जील से आप यू कांट एक्सपेक्ट कि वो हर मैच के अंदर कोई 80, 90, 100 करेगा। वो 90% आपको यही 50, 60 इतना ही करके देगा और ग्रेजुअली फिर उसको इम्प्रूव करेगा। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है भारत के अंदर शर्जील और साथ फ़खर। अगर आपका जैसे रिजवान अपनी गेम को अवेयरनेस, मैं से कहना चाहूँगा गेम अवेयरनेस जितनी रिजवान अपने अंदर पैदा कर रहा है, शायद पाकिस्तानी इस टाइम सरफराज के बाद मुझे सेकंड प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस है, समझ लग रही है जिसको चीज़ों की समझ लग रही है कि मैंने किस तरह करना है, अपने स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है। जब देखा उन्होंने लास्ट ओवर में हिटिंग नहीं हो रही किसी प्लेयर से तो उन्होंने आपने देखा डबल लेने शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये मुझे बड़े टाइम के बाद मियां दाद की तरह का एक बैट्समैन नज़र आ रहा है
कि जो गेम अवेयरनेस रोटेट कर रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, गेम अवेयरनेस है कि इधर बाउंड्री लगेगी, मनूवर किस तरह करना है, मैंने अपनी स्किल को कैसे एनहांस करना है, और पावर हिटिंग भी उसने डेवलप की। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अच्छा साइन है। जिम्बाब्वे की टीम कैसी रही? मतलब हम तीनों खेल देख रहे हैं, सीरीज तो हम नाम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कितना हमें टफ टाइम दिया, हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी हमारे टफ टाइम तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा क्या वो हम देते। लोग हालांकि ये समझ रहे थे कि जो हमारा हरीफ है वो बहुत ही कमजोर टीम है, इसके बावजूद उन्होंने, हमने देखा कि हम बड़ी मुश्किल से ही जीत पाए हैं। टीम उनकी के ऊपर बात करें, देखें अगर तो देखा जाए तो बॉलिंग में तो उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, ठीक है। इवन यंगस्टर बॉलर थे बट बहुत ज़बरदस्त किया। अगर बैटिंग के अंदर बात करें तो उनके सिकंदर, उनके मेन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अब वो नहीं थे। फिर शॉन अरवन पहले मैच में जितना आउटस्टैंडिंग खेले, फिर वो इंजरी के शिकार हो गए। सेकंड मैच में कैप्टन भी थे, कल भी वो प्रॉपर 100% फिट नहीं थे, तो इंजरी शिकार तो उनकी टीम भी थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये टीम वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़ी टफ हरीफ के तौर पे सामने आएगी। सिर्फ प्रॉब्लम इनका ये है कि ये अपनी प्रेशर टाइम मूवमेंट के ऊपर कैच नहीं करती। अगर ये अपनी प्रेशर टाइम के ऊपर थोड़ा सा अपनी वर्किंग शुरू कर दें, थोड़ा सा इस पे इनकी टीम मैनेजमेंट काम करे, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी बड़ी टीम को आराम से हरा सकते हैं। इरफान बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। खैर हम जितनी भी बातें कर ले, पाकिस्तान जीत गया सीरीज़, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आगे भी जीतता रहे, लेकिन कुछ बेहतर फैसले किए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे